नमस्कार, मैं अनिल सक्सेना। आज कैपिटल गेन्स के 10वें लेक्चर के साथ अभी तक हमने इससे पिछले पार्ट 9 में सेक्शन 54 की डिडक्शंस के बारे में चर्चा कर की थी और उसी क्रम में हम सेक्शन 54 एफ की और जी की और जीए की आज चर्चा करेंगे इन स्लाइड्स में। सबसे पहले सेक्शन 54 एफ। सेक्शन 54 की जितने भी सेक्शंस हैं इसमें सेक्शन 54 एफ का सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हम जानते हैं कि हमने सबसे पहली जो सेक्शन 54 थी उसमें हमने ये देखा कि जब कोई करदाता अपना कोई रेजिडेंशियल हाउस बेच के और रेजिडेंशियल हाउस खरीदता है तो जितना पैसा उसने कैपिटल गेन के रूप में कमाया और जितना उसने नए रेजिडेंशियल हाउस को खरीदने में लगा दिया उसकी उसे छूट इस आधार पर मिल जाती है कि यह माना जाता है कि उसने कैपिटल गेन्स की अर्निंग करने के लिए मकान को नहीं बेचा बल्कि अपने रहने के स्थान को चेंज करने के लिए उसने अपना मकान बेचा और जो एक मकान को बेचने से कैपिटल गेन हुआ वो दूसरे मकान में इन्वेस्ट कर दिया तो उसको इस आधार पर सेक्शन 54 की छूट मिलती थी। यहाँ कंसेप्ट तो रेजिडेंशियल हाउस का ही है लेकिन 54 एफ की छूट 54 से कुछ डिफरेंट है। जहाँ 54 में हमको एक मकान बेच के मकान की छूट मिलती थी वो यहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट यदि कोई करदाता बेचता है और उसको बेचने का आशय लाभ कमाना न होके अपने लिए रहने का मकान खरीदना होता है और रहने का मकान भी ऐसा करदाता जिसके पास आज की तारीख में रहने का मकान न हो। तो पहली बात तो ये कि ये छूट किसी भी इंडिविजुअल या एचयूएफ को मिल सकती है और ऐसा इंडिविजुअल या एचयूएफ इस छूट को पाने का अधिकारी होता है जिसके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचने की तारीख में एक के अलावा कोई अन्य रेजिडेंशियल हाउस न हो। तो ये जो एक हाउस की हमें एग्जेम्पशन दी है कि उसके पास एक हाउस हो सकता है, ये वो हाउस है क्योंकि हम जानते हैं कि रेजिडेंशियल हाउस खरीदने के लिए सेक्शन 54 की के तरह यहाँ पे भी मकान बेचने की तारीख से एक साल पहले और मकान बेचने की तारीख के 2 साल बाद की तिथि में आप कोई बना बनाया मकान खरीद सकते हैं या फिर मकान बेचने की तारीख से 3 साल के अंदर कोई नए मकान का निर्माण कराना होता है। तो जो सेक्शन 54 में हमको ये अवधि दे रखी थी ये कि यही अवधि यहाँ सेक्शन 54 एफ में भी लागू होती हैं। तो यहाँ पे जब बात आती है कि मकान ट्रांसफर करने से एक साल पहले आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस खरीदा हो तो यदि छूट पाने के लिए किसी करदाता ने एक साल पहले कोई रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है तो वो रेजिडेंशियल हाउस उस करदाता के पास उस तारीख में भी होगा जिस तारीख में उसने अपनी कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेची है और उस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ऊपर वो सेक्शन 54 एफ के अंतर्गत छूट लेना चाहता है। तो ऐसे एक एक्सेप्शनल केस के अंदर ऐसे एक रेजिडेंशियल हाउस उस करदाता के पास कोई लॉन्ग टर्म एसेट ट्रांसफर करने की तिथि में हो सकता है जिसको उसने सेक्शन 54 एफ में छूट के लिए खरीदा है और ट्रांसफर करने की तिथि से एक साल के अंदर अंदर पहले की तारीख में खरीदा है। तो ऐसा इंडिविजुअल या ऐसा एचयूएफ जिसके पास रहने का कोई मकान नहीं है या फिर इस सेक्शन की छूट पाने के लिए एक मकान है जो उसने इस सेक्शन 54 एफ की छूट लेने के लिए ट्रांसफर की तिथि से एक साल के पहले की डेट में खरीदा है और उस इंडिविजुअल या एचयूएफ ने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का ट्रांसफर किया हो और उस ट्रांसफर से जो सेल प्रोसीड्स है उसका इन्वेस्टमेंट उसने एक नए नए रेजिडेंशियल हाउस के लिए किया हो। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि रेजिडेंशियल हाउस यहाँ पे दो खरीदने का ऑप्शन नहीं है। एक रेजिडेंशियल हाउस सेक्शन 54 में हमने ये पढ़ा कि यदि कैपिटल गेन्स हमारा 2 करोड़ रुपए से कम है तो एक व्यक्ति को लाइफ टाइम में एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक के स्थान पे दो मकान खरीद सकता है। लेकिन यहाँ सेक्शन 54 एफ में दो मकान खरीदने का कोई ऑप्शन नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेची हो उस तारीख में उसके पास और रहने का कोई मकान ना हो और उस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के बेचने से जो सेल प्रोसीड्स है उसका इन्वेस्टमेंट उसने रेजिडेंशियल हाउस के अंदर किया हो और
इन्वेस्टमेंट करने की जो टाइम लिमिट्स हैं वो लॉन्ग टर्म एसेट बेचने की तारीख से 1 साल पहले या 2 साल बाद की अवधि में कोई नया मकान बना बनाया खरीदा हो, या फिर उसने ट्रांसफर करने की तिथि से 3 साल के अंदर किसी नए मकान का निर्माण कराया हो, तो हमें छूट मिलती है। तो कितनी छूट मिलती है, ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनेट का भी, आनुपातिक का भी क्लॉज है। यानी कि नया मकान जो हमने खरीदा या कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में हमने जो पैसा जमा कराया, वो राशि छूट के लिए एलिजिबल होती है। लेकिन नए मकान की लागत, यदि आपने जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचने से जो आपको सेल प्रोसीड्स मिली, वो सारी की सारी सेल प्रोसीड्स या उससे अधिक का इन्वेस्टमेंट न्यू रेजिडेंशियल हाउस में किया, तो सारा का सारा कैपिटल गेन आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन आपको सेल प्रोसीड तो मिली ज़्यादा, और उसके एक आंशिक भाग का ही आपने इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल हाउस में किया, तो फिर कैपिटल गेन का भी एक आंशिक भाग ही आपका सेक्शन 54F के अंतर्गत कर मुक्त होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ रेशियो निकालते हैं कि सेल प्रोसीड्स का, यदि न्यू रेजिडेंशियल हाउस की कॉस्ट से जो रेशियो है, उसी अनुपात में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट हमें मिलती है। यदि करदाता जो सेल प्रोसीड्स उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की ट्रांसफर करने से प्राप्त हुई, उस प्रोसीड्स को सारा का सारा नए न्यू रेजिडेंशियल हाउस में न इन्वेस्ट करके उसमें से कुछ पैसा अन्यत्र कहीं यूज करता है, और कुछ ही पैसा आंशिक रूप से न्यू रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करता है, तो ऐसी दशा में भी उसको प्रोपोर्शनेट, आनुपातिक रूप से ही छूट मिलेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल एसेट डिवाइडेड बाय नेट सेल प्रोसीड ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो छूट की राशि यहाँ पे पूरी भी हो सकती है यदि पूरा का पूरा सेल प्रोसीड्स से हमने इन्वेस्ट किया है, और आनुपातिक भी हो सकती है यदि सेल प्रोसीड्स का एक हिस्सा ही हमने न्यू रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट किया है। तो इस छूट को भी वापस लिए जाने के प्रावधान है। कब छूट वापस ली जा सकती है, कि जो हमने न्यू हाउस परचेस किया है, जिसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें छूट मिली है, उसकी लॉक इन पीरियड है 3 साल। 3 साल के अंदर यदि इस मकान को हमने बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसी स्थिति के अंदर पूर्व में दी गई छूट जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानते हुए टैक्सेबल कर दी जाएगी ट्रांसफर वाले वर्ष में। और यदि आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट मनी को स्पेसिफाइड टाइम पर में स्टिपुलेटेड पर्पस से हमने यूज़ नहीं किया, कहीं अन्यत्र खर्च कर दिया, या फिर टाइम लिमिट निकल गई और अमाउंट जो है वो अनयूटिलाइज्ड रह गया, तो ऐसी दशा में भी ये जो छूट हमको मिली है, ये वापस ले ली जाती है, विड्रॉ कर दी जाती है। या फिर इससे सेक्शन 54F में एक तीसरी कंडीशन भी है डिडक्शन को विड्रॉ करने के संबंध में, कि करदाता को ये छूट मिली ही इस आधार पर कि उसके पास रहने का मकान नहीं था, और उसने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को इसलिए बेचा कि वो उससे अपना रहने का मकान बना सके। तो यदि कोई करदाता सेक्शन 54F के अंतर्गत छूट प्राप्त करता है और उसके अंतर्गत एक नया मकान वो खरीदता है, तो फिर न तो उस नए खरीदे मकान को वो 3 साल के अंदर बेच सकता, और न ही ट्रांसफर की तिथि से 3 साल के अंदर कोई वो एक अन्य मकान खरीद सकता। तो 3 साल तक उसके पास सिर्फ एक ही मकान हो जो उसने इस छूट के पाने के लिए खरीदा है, और 3 साल के अंतर्गत यदि वो कोई अन्य मकान और खरीद लेता है, तो भी सेक्शन 54 की छूट वापस ले ली जाएगी। तो ये प्रावधान थे सेक्शन 54F के डिडक्शन से संबंधित। इसके बाद हम डिस्कशन अपना जारी रखेंगे सेक्शन 54G। सेक्शन 54G और इससे आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे सेक्शन 54GA। ये दोनों लगभग एक ही तरह की सेक्शंस हैं। इस सेक्शन के अंतर्गत यदि कोई, ये सेक्शन की छूट पहली बात तो ये प्रत्येक प्रकार के करदाता को मिलती है, इंडिविजुअल और एचयूएफ से संबंधित नहीं है। एनी टाइप ऑफ एसएससी कैन गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 54G। ये छूट तब मिलती है जब किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जो कोई औद्योगिक इकाई है, उस वो किसी शहरी क्षेत्र में काम कर रही है, और उसका करदाता का इरादा उस इकाई को, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को शहरी क्षेत्र से हटा के ग्रामीण क्षेत्र में विस्थापित करने का है, उसको शिफ्ट करने का है, और इस पर्पस से वो उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ओनली कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ एसेट्स आर नॉट इंक्लूडेड। सिर्फ भूमि तथा भवन या प्लांट एंड मशीनरी की बिक्री से जो कैपिटल गेन होता है, और उस करदाता ने उस इंडस्ट्रियल यूनिट को
किसी रूरल एरिया में ट्रांसफ़र करने के लिए वहाँ जाके उसका प्रोसीड्स का इन्वेस्टमेंट यदि लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने में और प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में किया है, या फिर इस संबंध में सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया बल्कि शिफ्टिंग के जो खर्चे हैं, जो शिफ्टिंग एक्सपेंसेस हैं, वो भी इस छूट में शामिल कर लिए जाते हैं। तो मुख्य इसका जो क्रक्स है वो ये है कि अर्बन एरिया से इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को शिफ्ट किया हो रूरल एरिया में, तो हमको इस सेक्शन 54 जी की छूट मिलती है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट की टाइम लिमिट है कि ट्रांसफ़र की तिथि से 1 साल पहले या ट्रांसफ़र की तिथि के 3 साल बाद की अवधि के अंदर हमने ये नई इकाई को लगाने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया हो। तो कितनी छूट मिलेगी कि जो इन्वेस्टमेंट हमने लैंड एंड बिल्डिंग में किया या प्लांट एंड मशीनरी में किया या फिर इसकी शिफ्टिंग के संबंध में जो एक्सपेंसेस हुए, ये सारी धनराशि इंक्लूडिंग द अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, जो हमने कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत अमाउंट जमा कराया है, क्योंकि हमको यहाँ पे भी 1 साल और 3 साल की अवधि मिली है इसको इन्वेस्ट करने के लिए। जिस सेक्शन 54 की जितनी भी छूटें हैं उन सब में हमने ये देखा कि जब हमको 1 साल या 2 साल या 3 साल की अवधि इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकम टैक्स में प्रोवाइडेड है, तो करदाता के पास ये सुविधा उपलब्ध होती है कि वो उस अमाउंट को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करे और अपनी पूरी अवधि का यूज़ करते हुए कोई प्रूडेंट डिसीजन अपने नए इन्वेस्टमेंट के संबंध में ले। लेकिन सिर्फ सेक्शन एक 54 ईसी की छूट ऐसी थी जिसके अंदर हमको ट्रांसफ़र की डेट से 6 मंथ्स के अंतर्गत बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना था, उसमें हमें ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की सुविधा प्राप्त नहीं है। इसके अलावा लगभग सेक्शन 54 की जितनी भी छूटें हैं उसमें करदाता को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की सुविधा प्राप्त होती है। तो एग्जेम्पशन यहाँ पे हमको मिलती है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और शिफ्टिंग एक्सपेंसेस के संबंध में, किए गए एक्सपेंसेस के संबंध में। इस छूट को भी वापस लेने के लिए प्रावधान है कि यदि आपने न्यूली जो इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित की है उसकी जो नई प्लांट एंड मशीनरी है उसका भी लॉक इन पीरियड है 3 साल। 3 साल के अंतर्गत उस लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी की कोई चीज़ आपने ट्रांसफर की है तो कैपिटल गेन, तो आपको जितना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में ट्रांसफर वाले वर्ष में टैक्सेबल कर दिया जाता है। इसके अलावा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा धन यदि आपने स्पेसिफाइड पर्पज से विद इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट यूज़ नहीं किया तो ऐसी दशा के अंदर भी ये छूट आपकी वापस ले ली जाती है। तो सेक्शन 54 जी से काफ़ी रिजेंबल करने वाली हमारी इससे अगली सेक्शन है सेक्शन 54 जी ए। ये छूट भी प्रत्येक प्रकार के करदाता को मिल सकती है। जहां सेक्शन 54 जी में हमने ये देखा कि कोई इकाई रूरल एरिया में स्थापित करने के लिए अर्बन एरिया से शिफ्ट करके रूरल एरिया में से विस्थापित करने के लिए हमको ये छूट मिलती है। वही छूट यहाँ सेक्शन 54 जी ए में हमें मिलती है तब जबकि कोई इकाई अर्बन एरिया में काम कर रही हो और उसका शिफ्टिंग हम किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में करें, एसईजेड में करें। तो हम जानते हैं कि कुछ एरियाज़ को जहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा औद्योगिक विकास या एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन के रूप में विकसित करना चाहती है, उन एरियाज़ को एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। एसईजेड के निर्माण करने की योजना लगभग 2005 के आसपास शुरू हुई थी, जहाँ पे बहुत कम संख्या के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की घोषणा हुई थी। लगभग 5 या 7 सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए थे, 5 के करीब स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए थे। लेकिन 2005 से जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने की ये कहानी शुरू हुई, लगभग 378 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अब तक रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 265 के आसपास एसईजेड्स जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो अभी भी इस समय ऑपरेशनल हैं। तो उन एरियाज के अंदर जब किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को स्थापित किया जाता है तो स्पेशल प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं। यदि किसी करदाता ने अपने अर्बन एरिया के अंदर कार्यरत किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को वहां से शिफ्ट करके किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थापित करने के लिए अपनी लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी को बेचा हो, यहाँ पे भी फर्नीचर एंड फिक्सचर से अन्य किसी प्रकार के एसेट्स के ऊपर उत्पन्न हुआ हुआ कैपिटल गेन एलिजिबल नहीं होता। सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी से जो कैपिटल गेन हमने कमाया है
वो कैपिटल गेन का हम यदि इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र की तिथि से 1 साल पहले या 3 साल बाद की अवधि में नई किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को स्थापित करने के लिए, चाहे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन अर्बन एरिया में हो, चाहे वो रूरल एरिया में हो, लेकिन एसईजेड के अंतर्गत किसी नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को स्थापित करने के लिए हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लांट एंड मशीनरी और लैंड बिल्डिंग में, इंक्लूडिंग शिफ्टिंग एक्सपेंसेस, ये सारा अमाउंट हमारा एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल होता है। चूंकि यहाँ पे भी हमको ट्रांसफर की तिथि से 1 साल पहले और 3 साल बाद की अवधि मिली है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसलिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की योजना यहाँ पे भी लागू होती है और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराया धन भी एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल माना जाता है। इस जो छूट को वापस लेने के संबंध में प्रावधान है कि ये जो नई इंडस्ट्रियल यूनिट हमने स्थापित की है, उसके लिए जो भूमि या भवन या प्लांट मशीनरी हमने खरीदी है, उसका 3 साल का लॉक इन पीरियड है। 3 साल के अंतर्गत उस लैंड एंड बिल्डिंग को या प्लांट एंड मशीनरी या उसके किसी हिस्से को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसके साथ ही ये जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में हमने पैसा जमा कराया है, जिसकी छूट हमने क्लेम की है, उसको भी हमें स्टिपुलेटेड टाइम में स्पेसिफाइड पर्पस से यूज़ करना होता है। यदि हम उसका यूज़ किसी अन्यत्र जगह कर लें या समय निकल जाने के बाद भी वो पैसा अनयूज्ड रह जाए, तो ऐसी दशा के अंदर भी सेक्शन 54 जीए के अंतर्गत प्राप्त छूट वापस ले ली जाती है। जब ये छूट वापस ली जाती है, तो ये छूट वापस लेने का कारण ये होता है कि हमने 3 साल के अंदर यदि किसी लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी को बेच दिया, तो जब हम उस लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी को बेचेंगे, तो उससे उत्पन्न कैपिटल गेन की गणना करेंगे। उससे उत्पन्न कैपिटल गेन की गणना करते समय सेल प्रोसीड्स में से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को घटाएंगे। तो ये छूट वापस लेने का तरीका यहाँ पे ये है कि जब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को घटाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से पूर्व में प्राप्त एग्जेम्पशन की राशि घटाती जाती है। यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम रिड्यूस कर लेते हैं विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन से, और जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिड्यूस हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली कैपिटल गेन बढ़ जाता है और जो पूर्व में प्राप्त छूट हुई थी उतने रुपए से कैपिटल गेन बढ़ जाता है। तो इसका जो तात्पर्य है वो ये हुआ कि जब 3 साल के अंदर हम किसी लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी का ट्रांसफर करेंगे, तो यदि वो उस समय कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा तो लॉन्ग टर्म के रूप में वो टैक्सेबल होगा। यदि उससे उत्पन्न जो कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म हुआ, तो वो शॉर्ट टर्म के रूप में टैक्सेबल किया जाता है। तो ये थे प्रावधान सेक्शन 54F, 54G और 54GA के। यहाँ हमने देखा कि सेक्शन 54 जो है, सेक्शन 54F जो है, वो सेक्शन 54 से कुछ रिजेंबल करता है, क्योंकि दोनों रेजिडेंशियल हाउस से रिलेटेड हैं, लेकिन हमने डिफरेंसेस बताए कि सेक्शन 54 में और 54F में क्या अंतर है। और यहाँ पे हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 54G और 54GA ये दोनों भी आपस में काफ़ी रिजेंबल करते हुए सेक्शंस हैं। एक के अंतर्गत हमको किसी औद्योगिक इकाई को शहरी क्षेत्र से हटा के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करना होता है, और दूसरे के अंतर्गत किसी औद्योगिक इकाई को शहरी क्षेत्र से हटा के हमको उस किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर हमको पुनः स्थापित करना होता है। इस तरह की जो छूटें हैं वो सेक्शन 54G और 54GA के अंतर्गत आती हैं। सेक्शन 54 की जो शेष बची हुई एक छूट है, उसकी हम चर्चा अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।